प्रधानमंत्री जी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है। यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है, कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय है? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? अमीर ज़्यादा ज़्यादा होने चाहिए। सबके सब गरीब होने चाहिए? एक तो एक उपाय ये है कि भाई कोई कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, बिल्कुल सब तो माने भाई। इस देश में पहले ऐसा था, अब आप कहते हैं कि नहीं सब अमीर होने चाहिए। तो धीरे धीरे होंगे कि रातों रात एक साथ सब यहाँ है तो सब यहाँ आएंगे। थोड़े यहाँ आएंगे वो नीचे वालों को ऊपर लाएंगे, थोड़े ऊपर आएंगे वो लाएंगे, थोड़े और ऊपर आएंगे उनको लाएंगे। एक प्रोसेस होती है। और इसलिए या तो हम तय करें कि हम सब गरीब रहना चाहते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हर एक को भाई 10 रुपये मिलेगा, बस 10 रुपये गुजारा करना है तो करो। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है हम कोशिश करें आगे बढ़ने की। आज 10 आगे बढ़ेंगे, कल 100 बढ़ेंगे, फिर परसों 500 बढ़ेंगे। आज हो रहा है। आप पहले स्टार्टअप हमारे देश में कुछ सैकड़ों थे, आज 1.25 लाख स्टार्टअप हैं। तो प्रगति हो रही है। पहले हवाई जहाज में बैठने वालों की संख्या इतनी थी, आज 1,000 नए हवाई जहाज का ऑर्डर बुक करना पड़ा है। 1,000 नए आज हिंदुस्तान में सरकार के और प्राइवेट गिने तो करीब 600 या 700 हवाई जहाज है। नए 1,000 है हवाई जहाज। मतलब कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है। आज मुझे बताइए, बद्रीनाथ केदारनाथ वगैरह यात्राएं जो लोग जा रहे हैं, वो पैसे कहाँ से लाते हैं जी? कोई तो पैसा होगा तब खर्चा करता हूँ। वो संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। विदेशों में लोग शादी के लिए विदेशों में जा रहे हैं। अगर 5 ही अमीर लोग होते तो इतनी शादियां विदेशों में कैसे करवाते भारत के लोग? और इसलिए मैंने तो कहा भाई मेड इन इंडिया, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आ रही तो लोगों को लगता है यहाँ जाएंगे। उनको लगता है, उसने चेन्नई देखा नहीं और कहता मुझे सिंगापुर देखना है। तो ये हमें हमें स्थितियों को सही तरीके से देखना चाहिए। आपके डर के मारे बहुत लोग इंडिया में शादी कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मोदी जी को रिपोर्ट चली गई कि शादी विदेश हुई। डर के कारण कर रहे हैं, वो मीडिया का वर्जन स्वाभाविक है। लेकिन रियलिटी ये है कि मुझे कई लोग चिट्ठी लिख के कह रहे हैं, साहब मैंने बुक किया था, मेरा खर्चा हुआ है, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि इसका ये भी मीनिंग होता है। और बोले मैंने तो तय किया कि मैं हिंदुस्तान में शादी। ये छोटी छोटी जगह बड़ी अच्छी हैं। अब लोग आपके आइडिया के कश्मीर में जा बाद रहे हैं सब शादी जा करने रहे के लिए। हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग कश्मीर में हो रही है। जी। मैं बताता हूँ जी, आज अब मेरे यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ में उनकी बड़ी इनकम हो गई। पहले रिलीजियस टूरिज्म था, इंफ्रास्ट्रक्चर तो था, अब उन्होंने वेडिंग के लिए उसके साथ थोड़ी फैसिलिटी बढ़ाई, तो ऑफ सीजन में उनको वेडिंग का काम मिल जा रहा है। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। आज सर फॉर्म में एकदम। हाँ सर एकदम फॉर्म में। लेकिन मैं दूसरे वाले राहुल की भी बात करता हूँ। अब दूसरे वाले राहुल जो हैं वो सर, आपकी जो छवि है वो है गरीबों के मसीहा की छवि। हमने देखा महिलाएं कैसे रोने लगती हैं जब आप जाते हैं, गरीब महिलाएं कितना सुसाइड करती हैं। आपकी जो योजनाएं भी हैं वो सब 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से बाहर उतारा। लेकिन जो आरोप दूसरे वाले राहुल लगा रहे हैं आपके ऊपर, वो है कि आपकी बड़े बड़े उद्योगपतियों से दोस्ती है। 5 साल से आपकी छवि पर एक स्टिकर चिपकाने की कोशिश की जा रही है, और वो स्टिकर है कि अडानी अंबानी के साथ दोस्ती। इस पर आप कैसे, और ये बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट की तरह है कि आप कहाँ काम कहाँ कर रहे हैं। इस परिवार का प्रॉब्लम ये है कि ये बोझ में दबा हुआ परिवार है। नेहरू जी को गालियां पड़ती थी, बिरला टाटा की सरकार, बिरला टाटा की सरकार। पार्लियामेंट में देख लेंगे तो टाटा बिरला सरकार, टाटा बिरला सरकार, ये नेहरू जी लगातार सुनते आए थे। अब इस परिवार के प्रॉब्लम ये है कि जो गाली मेरे नाना को पड़ी वो मोदी को पड़नी चाहिए। तो वो सब चीज, वो राफेल क्यों लाए? मुद्दा राफेल नहीं था, उनको लगता था राफेल करूंगा तो बोफोर्स का पाप धोएगा, तो इसलिए वो लाए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस चुनाव में वो इतना जोर, इतनी मेहनत पहले कभी नहीं की, क्यों कर रहे हैं? उनको लगता है अगर मोदी तीसरी बार हो गया तो मेरे पिताजी की कोई इज्जत नहीं रहेगी, मेरी नानी की इज्जत, दादी की इज्जत नहीं रहेगी,
ये तो नेहरू के बराबर हो जाएगा। वो हर चीज उसी से कंपैरिजन करते हैं और इसलिए गालियां ये सब उन्होंने कहीं से उधारी ली हुई गालियां हैं जो। अब दूसरा बात है, मैं लाल किले पर से बोलता हूं जी, मैं शर्माता नहीं हूं। मैं लाल किले से बोलता हूं, इस देश में वेल्थ क्रिएटर्स की इज्जत होनी चाहिए। मेरे देश में जो सक्षम लोग हैं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, इनकी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। मैं मेरे 15 अगस्त के जो गेस्ट लिस्ट होता है उसमें मैं खिलाड़ी जो अचीवर्स हैं उनको बिठाता हूं। अगर देश अचीवर्स की पूजा नहीं करेगा, देश अचीवर्स का महात्मा ही नहीं करेगा, तो मेरे देश में पीएचडी करने वाले लोग कहां से निकलेंगे, साइंटिस्ट कहां से निकलेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में अचीवर्स की इज्जत होनी चाहिए भाई। अगर कल आज तक ग्लोबल चैनल बनता है तो मैं सबसे पहला हूं साहब ताली बजाऊंगा जी। मुझे मालूम है आज तक मेरे साथ क्या जुर्म करता है, लेकिन मैं उसकी ताली बजाऊंगा क्योंकि मेरे देश की आज तक ग्लोबल हुआ। मुझे तो दुख है जी कि CNN, BBC, आजादी के 75 साल हुए, मेरी एक ग्लोबल चैनल अल जजीरा रातों रात आए और ग्लोबल चैनल बन जाए। अब कोई कहेगा तुम तो अरुण पुरी बड़े धनपति की मदद कर रहे हो। मैं धनपति की मदद नहीं कर रहा हूं, मेरे देश का गर्व है। मेरे देश की मल्टीनेशनल कंपनियां क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? दुनिया में मेरे देश की कंपनियों की दुकानें क्यों नहीं होनी चाहिए? दुनिया के लोग नौकर रोजगार के लिए मेरे देश के शर्माते क्या है वो भाई? हाँ, बेईमानी की है तो फांसी पर लटका दो, गलत तरीके से दिया है तो फांसी पर लटका दो, लेकिन मैं मेरे देश में वेल्थ क्रिएटर की इज्जत करूंगा। मेरे देश के उज्जवल भविष्य के लिए जितना मैं पूज्य भाव से मेरे श्रमिक के पसीने की चिंता करता हूं, उतने ही भाज्य भाव से मैं पूंजीपति के पैसों का भी महत्व समझता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए पूंजीपति का पैसा हो, मैनेजमेंट करने वालों का दिमाग हो, परिश्रम करने वाले का पसीना हो, ये तीनों को एक परिवार के रूप में मैं देखता हूं, तब जाकर के विकास होता है। पर ये पैसों की बात आपने की है तो मुझे आपकी एक रैली की एक बात याद आती है, क्योंकि जब ईडी ऐसे नोटों का अंबार बरामद करते जाता है तो मैंने श्वेत पत्र किया इस मुद्दे पे कि ये ईडी जो जब्त करता है पैसा, वो पैसे जाते कहाँ हैं। और बड़ा दुख हुआ जानकर कि वो जब तक मामला चलेगा वो जब्त रहेगा। आपने कहा कि ये जो पैसे भ्रष्टाचारियों से लिए जाएंगे वो आम लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, वापस लौटाए जाएंगे। ये कैसे संभव होगा? आपने बहुत बहुत मार्मिक चीज पूछी है और मैं मानता हूं अच्छा होगा आज तक के लोगों के इसके बहाने दर्शकों को भी मदद मिलेगी। मैंने एक दो प्रकार के भ्रष्टाचार हैं। एक जो बड़े बड़े कारोबार में करते हैं, जिसमें लेने वाला भी कुछ बताता नहीं, देने वाला भी नहीं बताता है, ये मुसीबत है। लेकिन ज़्यादातर निर्दोष लोग हैं। जैसे बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में पैसे गए तो पता है कि भाई इस आदमी को नौकरी मिली, उसके पास सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं है, और उसने बेचारे ने यहाँ से कर्ज लिया या अपनी ज़मीन गिरवी रखी या घर गिरवी रखा और उसमें से इतना पैसा दिया, तो ट्रेल है। तो अभी हमने काफ़ी पैसे जब्त किए हैं। टोटल प्रॉपर्टी कोई हमने 1.25 लाख करोड़ की जब्त की है जी, बहुत बड़ी अमाउंट। 1.25 लाख करोड़? 1.25 लाख करोड़ रुपया। तो मैं इस पैसों को उनको, अब जैसे केरल में साहब कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसा रैकेट चलाती है जी, ये बड़े ईमानदारी का ठेका लेकर के घूम रहे, कोऑपरेटिव नेटवर्क। कोऑपरेटिव में गरीबों के पैसे, ज़्यादातर नौकरी पेशे वालों के पैसे हैं, और आदमी फिक्स डिपॉजिट में पैसे देता है, रखता है भाई कि बेटी बड़ी होगी तो शादी के लिए काम आएंगे, बेटा बड़ा होगा एक कमरा बड़ा, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जी। इन्होंने क्या किया, इन पैसों को अपने निजी बिजनेस पार्टनरशिप के नाम पर बांट दिए और हजारों करोड़ का घपला उन्होंने किया है बैंकों में, कोऑपरेटिव बैंकों में। ये आपके लिए जैसे वो केरल फाइल को लेकर के तो आप लोग डरते हैं, लेकिन इसमें काम कर सकते हैं साहब। अब उसमें ट्रेल है कि पैसा इसने रखा और इसका डूबा। अब हम प्रॉपर्टी जब्त कर गए हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उस प्रॉपर्टी से कैश है, कैश से, और जो संपत्ति है उसको ऑक्शन करके वो पैसे मैं कैसे लौटाऊं। अब तक मैं 17,000 करोड़ रुपए लौटा चुका हूं। 17,000 करोड़ रुपीस जो जिसका ट्रेल मिला। अब
लालू जी ने, रेलवे मिनिस्टर थे साहब, गरीब लोगों को जॉब देने के बदले में जमीन लिखवा ली है, तो ट्रेल मिल रहा है। अब वो बेचारा डर के मारे एफिडेविट देने को तैयार नहीं है, लेकिन ट्रेल मिल रहा है कि ये इसकी जमीन गई, इस तारीख को गई, इस तारीख को नौकरी मिली। अब हमने जब्त किया है, हम उसका ऑक्शन करके उस गरीब को जमीन वापस करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो मैं दिमाग काफी लगा रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये मेरा मुझे मन से फील हो रहा है कि ये गरीबों का पैसा है, ये लोगों ने अपनी पद का दुरुपयोग करके लूटा है जी, इनको मिलना चाहिए वापस। कानूनी बदलाव करने पड़ेंगे। कानूनी बदलाव करना पड़ेगा तो वो करूंगा मैं। अभी सब मैंने लीगल टीम की मदद ले रहा हूँ मैं, क्योंकि जुडिशरी के लोगों से मैंने कहा भाई कुछ रास्ता बताओ, मुझे इन रुपये पड़े रखने से क्या मतलब है मेरा। वैसे हमने जो न्याय संहिता नहीं लाए हैं उसमें कुछ सुविधाएं हम लाए हैं, और वो कानून एक तो ऐसा बना, मेरे यहाँ भावनगर में जब मैं मुख्यमंत्री था तो वो काला गुड़ होता है वो पकड़ा गया बहुत बड़ी मात्रा में। तो मतलब ये काला गुड़ मतलब शराब, गैरकानूनी शराब बनाने के उपयोग होगा। अब पुलिस थाने में रखा, बारिश आई भीग गया, तो मच्छर मक्खी इतना ढेर हो गया, उस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया। अब कानून ये कहता है इसको आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, तो तब से मेरे में था कानून बदलना चाहिए। पुलिस थाने में गाड़ियां भी पड़ी रहती थी, ढेरों गाड़ियां तो पड़ी। ये मैं जो नया न्याय संहिता आई है उसमें सारे सॉल्यूशन हम लाए हैं। सर, आपके 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि लाभार्थियों को, चूंकि आपने अभी बात की कि अगर किसी ने रिश्वत में जमीन दी है तो हम काम करेंगे कि उसको वापस मिले, लाभार्थियों का आपका एक बहुत लंबा चौड़ा स्कीम चल रहा है। लाभार्थियों को जब मिलता है फायदा तो हिंदू है, मुस्लिम है, किस समुदाय का है कोई नहीं देखता है। तो एक सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन यानी धर्मनिरपेक्ष शासन देश में है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर चुनावी रैलियों में मंगलसूत्र, घुसपैठिया, ज्यादा बच्चे, इन शब्दों को लाने की क्या जरूरत है? ये विपक्ष बार बार आपको इसी मुद्दे पर घेरता है। विपक्ष का कहना है कि आप जो चुनावी कैंपेन करते हैं उसमें आप हिंदू मुस्लिम। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं ठीक से बताना चाहता हूँ दर्शकों को। होता क्या है जी, आपने पूरी तरह सांप्रदायिक एजेंडा पर चले और मैंने उसको एक्सपोज किया, मैंने उसकी धज्जियां उड़ाई, मैंने उस पर आरोप लगाए, तो जो मूल बात थी उसको उनकी इकोसिस्टम हटा देती है। और आप लोग भी उस इकोसिस्टम के इतने प्रेशर में जीते हैं, आप भी फिर उसको हाथ नहीं लगाते हैं, फिर आप मेरी ही बात को लेकर के चलाते हैं, तो आपको लगता है मैं मुसलमान बोला। बात ये नहीं है जी, मुद्दा ये है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में भी माइनॉरिटी को लाएंगे, ठेका माइनॉरिटी को दिया जाएगा। अगर मैं उस ठेके का विरोध करता हूँ, पद्धति का विरोध करता हूं, वो मैं सेकुलरिज्म कर रहा हूं। लेकिन चूंकि मुझे उसमें माइनॉरिटी शब्द बोलना पड़ता है, चूंकि मुझे उसमें मुसलमान शब्द बोलना पड़ता है, चूंकि मुझे इसमें अल्पसंख्यक बोलना पड़ता है, तो आप मीनिंग निकालते हैं कि मैं कुछ हमला उन पर कर रहा हूं। मैं उन पर हमला नहीं कर रहा हूं, मैं उन पर कर रहा हूं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो भारत के सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रही हैं, जो अपीजमेंट का पॉलिटिक्स कर रही हैं, देश के संविधान की भावनाओं को नष्ट कर रही है। और मेरे पास सबूत है कि मैं नहीं करता हूं। क्यों? मैं कहता हूं 100% सैचुरेशन। अगर मान लीजिए एक गांव में 700 लोग रहते हैं, फलानी स्कीम के 100 लाभार्थी हैं, यानी हकदार हैं, तो मेरा होता है उन 100 को मिलना चाहिए। फिर इस जाति का उस जाति का नहीं। हाँ, हो सकता है किसी को सोमवार को मिलेगा, किसी को बुधवार को मिलेगा, किसी को जनवरी को मिलेगा, किसी को जुलाई में मिलेगा, लेकिन हकदार जितने हैं सबको मिलना चाहिए। तो गवर्नेंस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए। आज पूरी डिबेट देखिए, हमारी तरफ से हमने न कहीं हिंदू मुसलमान किया है, उनके मैनिफेस्टो को समझाने के लिए को हम समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा। अब उसमें हम संकोच नहीं करते हैं, हम संकोच होकर के भी मुसलमान बोलेंगे तो पता नहीं हम पर थप्पा लग जाएगा, न बोले। मैं मुसलमानों को समझा रहा हूँ, ये तुम्हें मूर्ख बना रहे भाई, 75 साल से मूर्ख बना रहे, तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो?
और मैं बुद्धिमान मुसलमानों को कहता हूं जरा समझो भाई, क्या मिला तुम्हें? अच्छा, धर्म के आधार पर उन्होंने देश तो ले लिया, क्या वो देश मदरसा से चल जाएगा क्या? क्या उनको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए? क्या उनको डॉक्टर नहीं चाहिए? उनको इंजीनियर नहीं चाहिए? डॉक्टर है तो आपको स्टेथोस्कोप उठाना पड़ेगा जी। आप इंजीनियर है तो आपको हाथ में कुछ कागज पेन लेनी पड़ेगी जी। मैं मुसलमानों को यही कह रहा हूं जी,